आज जिस समोसे के बिना भारत में कोई मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती, ऑफिस की पार्टी अधूरी रहती है, वो समोसा असल में हमारा है ही नहीं। सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जिस समोसे को हम अपना देसी स्ट्रीट फूड मानते हैं, उसकी पैदाइश भी ईरान यानी प्राचीन फारस में हुई थी। 10वीं सदी की फारसी किताबों में एक डिश का जिक्र मिलता है जिसे सनबुसाग कहा जाता था। ये मैदे से बनी एक तिकोनी पेस्ट्री होती थी जिसमें कीमा, प्याज और मेवे भरे जाते थे। फारस के व्यापारी जब लंबे सफर पर निकलते थे तो ये सनबुसाग उनके लिए सबसे बेहतरीन खाना होता था, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता था। यही सनबुसाग जब व्यापारियों के जरिए भारत पहुंचा तो हमने इसमें अपने मसाले और पुर्तगालियों के लाए आलू भर दिए, और इस तरह फारस का सनबुसाग बन गया हमारा अपना समोसा। इतना ही नहीं, हमारे खाने में जो मुगलई स्वाद है, जैसे बिरयानी, पुलाव और कबाब, वो भी इसी इंडो ईरानी रिश्ते की देन है। जिसे हम पुलाव कहते हैं वो फारसी पिलाफ से आया, और लखनऊ का वो मशहूर गलावटी कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, वो भी फारसी ग्रिलिंग तकनीक और भारतीय मसालों का ही जादू है। अब पेट की बात हो गई तो जरा रूह की बात भी कर लेते हैं। भारत और ईरान के इस मिलन का सबसे सुरीला नतीजा अगर कहीं देखने को मिला तो वो था हमारा संगीत। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौरान एक बहुत बड़े सूफी कवि और संगीतकार हुए अमीर खुसरो। उन्होंने फारसी संगीत और भारतीय स्वदेशी ध्वनों को मिलाकर एक नया संगीत बनाया जिसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से बिल्कुल अलग था। खुसरो ने ही सूफी भक्ति संगीत कव्वाली की शुरुआत की थी। आज भारत का सबसे मशहूर वाद्य यंत्र सितार है, जिसे बजाने का तरीका भी खुसरो ने ही विकसित किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सितार भी ईरान के सेतार नाम के वाद्य यंत्र से ही निकला है। ये वो दौर था जब फारसी सूफी संतों ने भारतीय जनता से जुड़ने के लिए हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल किया, और यहीं से जन्म हुआ हमारी गंगा जमुनी तहजीब का।